So hello to all, welcome to our introductory lecture of units and dimension. This is lecture first of this chapter. Basically who are preparing for JEE and NEET or preparing for class 11th can see this lecture. Okay, तो क्या क्या अपन डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। इस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन होंगी, लेकिन सबसे पहली चीज़ होगी यूनिट्स। और यूनिट्स को समझने के लिए सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी को, और फिजिकल क्वांटिटी को समझने के पहले हमने को समझना पड़ेगा फिजिकल वर्ल्ड को। तो एज एक्सपेक्टेड किसी ने भी अभी तक चैप्टर 1 पढ़ा नहीं होगा फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। उसका हल्का फुल्का डेमोन्स्ट्रेशन मैं देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उस डेमोन्स्ट्रेशन को देने के बाद अपन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटी के बाद यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये अपने दो है वर्चुअल बच्चे, चिंटू और स्वीटी। हम इनके साथ पढ़ेंगे और अपना ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करेंगे 7 से 8 लेक्चर्स में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, देखो यार, मैं फिजिकल वर्ल्ड का कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फिजिकल वर्ल्ड को बेसिकली एक एग्जांपल से समझाने वाला हूँ। कैसा एग्जांपल कुछ ऐसा है कि मान लेते हैं चिंटू गया है स्टेडियम में मैच देखने। किस चीज़ का मैच? क्रिकेट का मैच। हाँ, IPL चल रहा है, RCB वर्सेस CSK, ठीक है। यहाँ बॉलर बॉलिंग कर रहा है, यहाँ बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे बैठा है अपना भाई चिंटू अपना भाई यहाँ बैठा हुआ है क्राउड में। एक क्राउड बना देते हैं, ठीक है। और चिंटू अभी कर रहा है फ़ोन पे किसी से बात। किससे बात? स्वीटी से बात। स्वीटी से बात क्यों कर रहा है? क्योंकि स्वीटी को क्रिकेट आता नहीं है, ठीक है। स्वीटी को क्रिकेट आता नहीं है, संभाल लेने का सीधा सीधा, ठीक है। तो स्वीटी इधर है और इसको जो है क्रिकेट नहीं आता है, और चिंटू इसको एक्सप्लेन कर रहा है फ़ोन पे। और मज़े की बात यह है कि इसको भी क्रिकेट नहीं आता है, और ये यहाँ मैच देख रहा है और ये स्वीटी को यहाँ फ़ोन से बता रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, पहला बॉल डालता है बॉलर, ठीक है। देखो ये सब का फिजिक्स से रिलेशन है। लग रहा होगा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन है। अभी बताता हूँ कैसा रिलेशन है, ठीक है। यहाँ से कोई बॉलर बॉलिंग किया, ठीक है, बॉल डाली, इसने मारा छक्का, ठीक है। बबलू ने मतलब चिंटू ने देखा। चिंटू देखता है कि ये जब छक्का मारता है तो सीधा सीधा बॉल जो है बाउंड्री के बाहर गिरती है। मतलब ये समझ गया कि अगर बाउंड्री से बाहर गई बॉल तो छक्का होगा। तो इसने एक नियम बना दिया, तो इसको रूल समझ में आ गया। तो ये किसको बताया? स्वीटी को, कि स्वीटी अगर कोई बाउंड्री के बाहर बॉल मारता है तो ऐसा करके 6 रन मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। अब एक लॉ बन गया। अब अगले ही बॉल पे वो मार देता है चौका, ठीक है। अगले ही बॉल पे वो मार देता है चौका, तो बॉल ऐसे सुलटते हुए जाती है, ऐसे 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 करके ऐसे पहुंच जाती है यहाँ से बॉल। तो अब ये देखता है यार बाउंड्री के बाहर तो हुई है बॉल, ठीक है, लेकिन 6 रन क्यों नहीं दिए? अब वो अपने लॉ में करेक्शन करता है। कैसा करेक्शन? अगर बॉल उड़ते हुए बाउंड्री के बाहर जाती है तो 6 रन मिलेंगे, और घिसटते हुए जाती है तो 4 मिलेंगे। मतलब इसने क्या किया, एक लॉ बनाया, उसमें अपना करेक्शन भी कर दिया। तो सेम चीज़, ये जो सेम चीज़, अब मुद्दे की बात करते हैं। ये जो पूरा जो गेम चल रहा है ना, पूरा गेम जो चल रहा है, ये है अपना फिजिकल वर्ल्ड या फिर नेचर। और नेचर, ठीक है, ये अपना पूरा फिजिकल वर्ल्ड है, या फिर बोल सकते हैं ये पूरा नेचर है। ये जो आदमी है, जो चिंटू है, चिंटू भैया, ये जो चिंटू है ये क्या है? ये साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट, ठीक है। ये जो चिंटू है ये साइंटिस्ट है, और ये जो है ये हम हैं, ये जो स्वीटी है ये हम हैं।
कैसे हम नॉर्मल साइंस स्टडिंग पीपल हैं। क्या करता है अब साइंटिस्ट फिजिकल वर्ल्ड में होने वाले ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करता है, उनके बेसिस पे लॉ बनाता है, उन लॉस का करेक्शन करता है और उन्हीं करेक्शंस के द्वारा एक थ्योरी बना करके एक बुक में छाप दिया जाता है और उसी बुक के छपे हुए को हम पढ़ लेते हैं। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा जो चीज़ है ये नेचर है या फिर फिजिकल वर्ल्ड है। इसको समझता है साइंटिस्ट थ्योरी देता है, ठीक है, थ्योरी को हम पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड का डेमोन्स्ट्रेशन था। अब अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं यार अपन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। अभी अभी अपन फिजिकल वर्ल्ड का ये एग्जांपल से समझे कि होता क्या है ये चीज़, ठीक है। अब ये अपन समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ये वो क्वांटिटी होता है जिनको किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जा सकता है और जिनसे अपन फिजिकल वर्ल्ड को समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ पकड़ लेते हैं। न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ, न्यूटन बाबा सेकंड लॉ में क्या बोलते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है। अब यहाँ पे ये जो मास और ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ है। कैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ है, अभी अभी मैंने बताया कि फिजिकल क्वांटिटी को इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जा सकता है। मास को बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जा सकता है, वेइंग मशीन से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो मास कैसा रहता है, मान लेते हैं मास 1 kg। तो मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, जैसे मतलब ये एक है लेकिन कुछ भी रह सकता है, 1 2 5 6 100 150 200 250 1 लाख 2 लाख, ठीक है, कुछ भी रह सकता है। ये एक है, मतलब ये क्या है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो केजी है ये क्या है, ये इस चीज़ का यूनिट है और इसी के बारे में अपन अभी डिस्कस करेंगे, इस पूरे यूनिट के बारे में, ठीक है। एक्सेलरेशन में क्या होता है यूनिट, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी और एक रहेगा यूनिट, तो फिर वो चीज़ क्या कहलाएगी, वो चीज़ कहलाएगी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब अपन डेफिनेशन लिख देते हैं, द quantities which can be measured by an instrument the quantities which can be measured by an instrument and क्या, ये इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए जा सकते हैं and used for explaining the फिजिकल वर्ल्ड को समझाने के लिए इन फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज़ होता है। और एक्सप्लेनिंग और अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल वर्ल्ड। तो ये होते हैं बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी। अब इनके कुछ प्रकार भी होते होंगे, हाँ बिल्कुल, फिजिकल क्वांटिटी के कुछ प्रकार भी होते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या क्या प्रकार होते हैं फिजिकल क्वांटिटी के ना। बेसिकली 3 प्रकार होते हैं। क्या क्या, पहला होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कौन सा, फंडामेंटल। तीनों को अभी डीपली देखेंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं ऐसी। पहला होता है फंडामेंटल। दूसरा होता है डिराइव्ड। पहला फंडामेंटल, दूसरा डिराइव्ड।
और एक और होता है, वो फंडामेंटल के अंदर ही आ सकता है, वो बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी तीसरा एक बना दिए हैं लोग, तो लिख लेते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की जगह पी क्यू डाल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, पी क्यू। ठीक है भाई चिंटू स्वीटी। ठीक, तो अब अपन डीपली देखेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को। ठीक है, उसके बाद यूनिट को देखेंगे। ठीक है, चलो। तो यार अभी अभी हम लोगों ने देखा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसे लिखा जाता है? फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या होता है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और एक होता है यूनिट। ठीक है, तो अभी अपने को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना था, लेकिन अभी अपन उसको बाद में रख के थोड़ा सा अभी अपन यूनिट के बारे में पूरा स्टडी करते हैं। यूनिट तो क्या चीज़ है ये यूनिट? ठीक है, यूनिट बेसिकली ये किसी भी चीज़ को अगर अपन मेजर करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ कैसे मेजर की गई है उस चीज़ को बताता है। क्या चीज़? ये यूनिट। मतलब कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा। सीधा सीधा एग्जांपल लेते हैं एक ठो। मान लेते हैं कि एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, टुक 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 टुक, ये ट्रेन है, रेलगाड़ी चुक 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 चुक। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये कार है, कार है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि ट्रेन इज 20 टाइम्स ऑफ कार, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? ट्रेन का वेट है, वेट ऑफ ट्रेन इज 20 टाइम्स द वेट ऑफ कार, मतलब वेट ऑफ ट्रेन WT इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ कार। तो यहाँ पे यूनिट क्या हुआ? यहाँ पे यूनिट हुआ वेट ऑफ कार। समझ रहे हो? यहाँ पे यूनिट क्या हुआ? वेट ऑफ कार यूनिट हुआ। ठीक इसी प्रकार कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ में मेजर होती है। ठीक है, तो उस मेजरेबल थिंग में एक चीज़ लगाना पड़ता है, उसको बोलते हैं यूनिट। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। क्या यूनिट का टाइप होता है? हाँ बिल्कुल टाइप होता है, CGS, MKS, SI, ये सब टाइप होता है। अभी उसको डिस्कस भी करेंगे। अभी यूनिट सिर्फ हल्का फुल्का समझ लेते हैं। ठीक है, यूनिट का अभी अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं यार यूनिट के बेसिक जो डेफिनेशन है उसके बारे में। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सर्टेन बेसिक स्टैंडर्ड रेफरेंस कॉल्ड यूनिट। ठीक है, किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किस चीज़ के दौरान? किसी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बेसिक स्टैंडर्ड रेफरेंस के अकॉर्डिंग उस चीज़ को कहते हैं यूनिट। हिंदी में बोले तो ये जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो चीज़ है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या ऑर्गेनाइजेशन है? CGPS। इन्होंने यूनिट बनाया है। ठीक है, अलग अलग चीज़ें दे दी हैं इन्होंने, SI यूनिट, CGS यूनिट, MKS यूनिट। ठीक है, तो ये जो है एक स्टैंडर्ड चीज़ बनाए हैं फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, उसको बोलते हैं यूनिट। ठीक है, अब यूनिट से हटके अपन बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, और फिजिकल क्वांटिटी में अपन बात कर रहे थे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, तो अभी देखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये चीज़ होती क्या है? ये वो फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, और बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो इनके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। मतलब अपन देखते हैं एग्जांपल। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं पूरा। द फिजिकल क्वांटिटी विच आर independent of each other,
ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ऑफ ईच अदर, ठीक है। एंड अदर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो होती क्या है ये चीज़, इंग्लिश में डेफिनेशन तो बहुत मिल जाएंगे, हर किताब में मिल जाएंगे, ठीक है। होती क्या है ये चीज़, जैसे कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी अभी देखें किस चीज़ में मेजर होती है, मतलब क्या क्या चीज़ें रहती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है और एक यूनिट रहता है। तो सबसे बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ है, ठीक है। सबसे पहला है मास किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, जैसे कि वेलोसिटी करती है। वेलोसिटी किस पे करती है, लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। लेकिन लेंथ और टाइम किसी चीज़ पे वो डिपेंडेंट है क्या, नहीं। तो इसीलिए दूसरा है लेंथ लेंथ। तीसरा है टाइम, जो किसी पे डिपेंड नहीं करते, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो, ठीक है। मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, और होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आप लोग नहीं पढ़े हो तो टेंशन में मत आना, ठीक है, आगे जाके पढ़ोगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल पढ़े हो क्या, इसी में आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। चौथा क्या है, टेम्परेचर भी किसी पे डिपेंड नहीं होता, टेम्परेचर ये हो गया। और क्या चीज़ है, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर। और क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, ये भी किसी पे डिपेंड नहीं रहता, ठीक है। और क्या चीज़ होती है यार, बस इतनी होती है मेरे ख्याल से तो, ठीक है। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है। अब आगे बात करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, ठीक है। बात करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ऑल द अदर क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बाय डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब देखो क्या होता है, जैसे कि ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है ये सीधा डिपेंडेंट है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर। जो 6 दिखाया था ना, एक्चुअली में वो 6 नहीं थे, उनमें से एक और था जिसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उस समय बता नहीं पाया, इंटेंसिटी एक और ऐड कर लेना, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी करके एक और रहता है, मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर और करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो है सीधा डिपेंड करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर। कैसे, जैसे कि मान लेते हैं फोर्स जो है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास तो हो गया एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, लेकिन फोर्स जो है मास के ऊपर डिपेंड है, तो ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब एक्सेलरेशन जो है ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम। अब टाइम तो यहाँ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी फिर से नहीं है, तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, लेंथ बाय टाइम, ठीक है। तो लेंथ क्या है यहाँ पे, लेंथ यहाँ पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और टाइम भी यहाँ पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के द्वारा डिराइव्ड किया गया हो उनको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फोर्स हो गया, अब देखते हैं वेलोसिटी लेंथ बाय टाइम, द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, लेंथ बाय टाइम हो गया। और क्या देखें प्रेशर होता है फोर्स इनटू एरिया, ये डिराइव्ड है, ठीक है। ये फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ये एरिया है, एरिया का होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये दोनों भी तो लेंथ में ही है ना, मतलब ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो ये डिराइव हो गया सीधा प्रेशर इक्वल टू फोर्स इनटू एरिया। तो ऐसे ही बहुत सारे केसेस है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के। अभी आगे जाके अपन पूरा लिखने वाले हैं डिराइव्ड डायमेंशंस, जब पढ़ेंगे अपन उस समय पूरा लिखेंगे डिराइव्ड वाले, ठीक है।
तो अभी इतना ही रहता है, ठीक है। अभी समझ लो कि इतना ही है, ठीक है। और बहुत सारे जितने भी डिराइव हो सकते हैं, कम से कम 50-55 है, सब लिखेंगे एक साथ। अभी आगे देखते रहो लेक्चर, ठीक है। अभी डिराइव्ड हो गया। अब देखते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। मिटाने दो भैया, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ये कुछ अलग टाइप का ही है, ठीक है। वैसे तो होना इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंदर ही चाहिए, लेकिन कुछ अलग ही है करके इसको अलग रखा गया फंडामेंटल और डिराइव्ड से, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके दो पार्ट होते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के। क्या क्या? पहला पार्ट होता है प्लेन एंगल का, प्लेन एंगल का, ठीक है। और दूसरा पार्ट होता है सॉलिड एंगल का, सॉलिड एंगल का, ठीक है। देखो प्लेन एंगल में क्या होता है कि मान लो ये एक प्लेन है, ये बोर्ड में, ये बोर्ड जिस प्लेन में है ये एक प्लेन है पूरा, ये पूरा एक प्लेन है, ठीक है। और इस प्लेन में अगर कोई पार्टिकल है, ऐसे करके ये सर्कुलर मोशन किया और यहाँ एक थीटा एंगल बना दिया, तो ये जो थीटा एंगल है इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। और इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। देखो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए जो यूनिट लगता है उसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट। वैसे ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को जो नापने के लिए यूनिट लगता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट में क्या रहते हैं? अरे यार उसी समय बताना चाहिए था मेरे को ये। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे कहाँ देखें, चलो अभी यहीं देख लेते हैं प्लेन एंगल, ठीक है। और इसको नापने के लिए, ये थीटा को मेजर करने के लिए क्या लगता है? रेडियन। अब ये क्या नया चीज़ है? देखो अपन थीटा अभी तक मेजर करते आए 10वीं तक एंगल्स में, डिग्रीज में, ठीक है। जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, ऐसे टाइप का। तो ये रेडियन क्या है भैया? ठीक है, तो रेडियन का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि यहाँ पे सीधा सीधा 180 डिग्री को, 180 डिग्री को सीधा सीधा बोल दिया है पाई रेडियन। अब तुम कैलकुलेट कर लो इसके बेस पे, 180 डिग्री पाई रेडियन है तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई/2 रेडियन। रेडियन को RAD लिख सकते हैं ना। ये क्या है? ये यूनिट है। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, 90 डिग्री को रेडियन में कर रहे हैं। जैसे कि अपन 1 kg को 1000 ग्राम बोलते हैं ना, ये कुछ वैसा ही है। 90 डिग्री मतलब कितना रेडियन? पाई/2 रेडियन, ठीक है। और 45 डिग्री करेंगे तो पाई/4 रेडियन, ठीक है। 30 डिग्री बोलेंगे तो पाई/6 रेडियन। 180/6 करके देख लो ना, रेडियन आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे निकाल रहा हूँ मैं? इसके बेस पे निकाल रहा हूँ, ठीक है। 180 बोला तो 2 × 90 हो जाएगा, और 2 नीचे आ जाएगा तो ये पाई/2 हो जाएगा, ठीक है। 45 बोलेगा तो 2 × 2 × 45 मतलब 4 × 45 हो जाएगा, तो 4 नीचे आ जाएगा, ऐसे पाई/4 रेडियन। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। ये रेडियन क्या चीज़ है? ये है सप्लीमेंट्री यूनिट ना, ये सप्लीमेंट्री यूनिट। ये रेडियन क्या है? ये सप्लीमेंट्री यूनिट है। क्या डिग्री नहीं है? डिग्री भी है, लेकिन सप्लीमेंट्री यूनिट में रेडियन को लिया जाता है, ठीक है। अब सॉलिड एंगल देखते हैं। सॉलिड एंगल कैसा है? ये तो पूरे एक प्लेन में था, सीधा 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 बात था ये प्लेन का। अब देखते हैं सॉलिड। सॉलिड के लिए मेरे को एक 3D डायग्राम बनाना पड़ेगा। मान लो कोई एक कोन है, कैसा कोन? ऐसा टाइप का कोन है ये, ठीक है। तो इसके
ये जो अंदर का जो एंगल रहता है ना, पूरा कोन टाइप का, ऐसे टाइप का, इसको ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। और इसको कैसे मेजर करते हैं सॉलिड एंगल का? स्टेरेडियन में। स्टेरेडियन, इसको कैसे मेजर करते हैं? रेडियन में मेजर करते हैं इसको, सॉलिड एंगल को। ठीक है, सॉलिड एंगल का एक फार्मूला भी होता है, वैसे तो वो प्लेन एंगल का भी होता है, सीधा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का ये एक फार्मूला होता है। अभी बताता हूँ। जैसे इसमें तो ये होता है सीधा थीटा इज इक्वल्स टू, ये अगर एल डिस्टेंस है तो एल बाय आर हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये जो एरिया है, ये एरिया ले लिया जाता है, ये एंगल इज इक्वल्स टू ये एरिया अपॉन ये जो रेडियस है, ये वाला रेडियस, इसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। ठीक है, सॉलिड एंगल का। इसको मेजर किस में करते हैं? स्टेरेडियन में। ठीक है, सॉलिड एंगल को ज़्यादा विजुअलाइज कराऊँ तो और कैसे, कोई कोन है क्या मेरे पास? देखने दो। देखो, मान लो कि ये कोई कोन है, ये देखो ऐसा। ठीक है, ये कोन है, तो ये जो अंदर का जो ये एंगल दिख रहा है ना, दिख रहा है, ये अंदर का जो एंगल दिख रहा है, ये पूरा जो एंगल है, ये चीज़ है सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल को कैसे ओम टाइप में रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ऐसे करके। ठीक, इसको किस में मेजर करते हैं? और स्टेरेडियन में। मतलब स्टेरेडियन क्या है? सॉलिड एंगल का यूनिट है, इसको सप्लीमेंट्री यूनिट भी बोल सकते हैं स्टेरेडियन को। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आगे बात करते हैं अपन इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, देखो, अगर नीट वाले हो तो यहाँ तक सफिशिएंट है। ठीक है, जेई वाले, नीट वाले हो तो 20, 30, 40 सेकेंड आगे स्किप कर लो। ठीक है, क्योंकि रिलेशन किसी काम का नहीं है। जो जेई एडवांस के लिए थोड़ा सा करने वाला है, उसको ये रिलेशन काम आ सकता है। क्या रिलेशन होता है इनके बीच का? रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। अगर, रुक जाओ, हाँ, अगर मान लो कि ये प्लेन में ऐसा करके एक प्लेन एंगल बन रही है, ये एक प्लेन एंगल है ऐसा करके। ठीक है, ये प्लेन एंगल है, नहीं ये सीधा है, ये प्लेन एंगल बन रहा है। ठीक है, अब ये प्लेन एंगल को मैं रोटेट कर दूं कि जूम जूम, और इसको फिक्स रखूं। ठीक है, ऐसे घूम रहा है अब ये, देख, इसको फिक्स रखा हूँ, ये एंगल इतना बना रहा है। अब ऐसे घुमाऊँ इसको जूम करके ऐसे। ठीक है, तो एक कोन बनेगा। ठीक है, तो ये जो एंगल था बिफोर रोटेशन, ये एंगल बिफोर रोटेशन, आफ्टर रोटेशन, ये वही एंगल रहेगा, ये जो एंगल थीटा था। अब इसको पूरा रोटेट करूँगा ऐसे, तो एक कोन बनेगा। मान लो कोन कैसा बनेगा? ऐसी टाइप का एक कोन बन जाएगा। ये ऐसा था, अब ये ऐसा टाइप का एक कोन बन जाएगा अगर पूरा रोटेट करूँगा तो, और ऑब्जर्व करते रहूँगा तो उसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा सॉलिड एंगल। और ये प्लेन एंगल। तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच का जो रिलेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, 2π 1 - cos थीटा। 2π 1 - cos थीटा। थीटा क्या है? प्लेन एंगल। ये क्या है? साई, मतलब ये ओम क्या है? ये जो है ये सॉलिड एंगल है। तो सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू 2π × 1 - cos थीटा। थीटा क्या है? प्लेन एंगल है। ठीक है, ये रिलेशन कोई एडवांस वाला होगा, जिसको एडवांस तक के लिए प्रिपरेशन करना होगा, वही याद रखना, वरना ये सफिशिएंट है नहीं, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये फॉर्मूला किसी मॉड्यूल में नहीं मिलने वाला है ना, इसको एकदम खोद के निकाला गया है। तो अब आगे बात करते हैं। तो अब अपन बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। सिस्टम ऑफ यूनिट से पहले अपन फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली में इसको बताना तो मेरे को पिछले समय चाहिए था, जब मैं अपन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस कर रहे थे, उस समय बताना था। लेकिन उस समय मैं एक्चुअली में जल्दी में ये नहीं बता पाया। अभी सप्लीमेंट्री जब बता रहा था तब मैंने सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी बता दिए थे, अब ये तो बच गए थे, इनको बता देते हैं। देखो, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है?
जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है बेसिकली वही होता है फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। जैसे कि मास का क्या होता है, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास का क्या होता है केजी, ये केजी क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। लेंथ का होता है टाइम, लेंथ का होता है नहीं सेकंड, सॉरी सेकंड, और लेंथ का सेकंड थोड़ी होता है यार, मीटर 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 मीटर, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। टाइम का होता है सेकंड, टाइम का होता है सेकंड, ठीक है। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। टाइम का होता है सेकंड, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, इसको हटाओ अभी। टेम्परेचर का होता है केल्विन, ठीक है। और क्या होता है, लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला। देखो कौन कौन सी चीज़ तुमने नहीं पढ़ी होगी, ये लुमिनस इंटेंसिटी नहीं पढ़ी होगी, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तुमने नहीं पढ़ी होगी, टेम्परेचर तुम जानते हो, ठीक है। ये और ये जो चीज़ नहीं पढ़ी है उसके बारे में बिल्कुल टेंशन मत लेना। ये कुछ चैप्टर ऐसे डिज़ाइन किया गया है ना कि एक्चुअली में इस चैप्टर को पढ़ना अपने को पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद चाहिए था, लेकिन इसको सबसे पहले में डाल दिया गया है इस चैप्टर को, ठीक है। इसलिए कुछ कुछ पोर्शन में दिक्कत होगा अगर 11th वाले हो तो, बाकी नीट जेईई वाले ड्रॉपर लोग हो तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसका होता है कैंडेला, इसलिए डरना मत थोड़ा सा भाई, बता रहा हूँ बस। लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, और इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, करंट का होता है एम्पियर, और क्या होता है, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 होते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये होती है फंडामेंटल यूनिट। अब बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट की। डिराइव्ड यूनिट बहुत सारे होते हैं एज एक्सपेक्टेड, मैं 3-4 ही बता देता हूँ, ठीक है। आगे तो अपन वैसे बात करने ही वाले हैं पूरे, जब डिमेंशन देखेंगे तो डिराइव्ड में क्या होता है, वेलोसिटी मान लेते हैं, ये होता है लेंथ बाय टाइम, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ये होता है डिराइव्ड यूनिट। एक्सेलरेशन का वैसे ही होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का होता है केजी, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फोर्स हो गया, एरिया मतलब एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, एरिया का होता है लेंथ इंटू ब्रेड, मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या पढ़े होगे तुम लोग, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम का सेकंड होता है, और क्या पढ़े होगे यार 10वीं में, और क्या रहता है, और प्रेशर होता है फोर्स इंटू एरिया, तो फोर्स का हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन भी बोलते हैं, न्यूटन बाबा। फोर्स इंटू एरिया का क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर, मतलब लेंथ का स्क्वायर, एरिया लेंथ का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा केजी, और मीटर एक है और मीटर का स्क्वायर तो मतलब मीटर का क्यूब बाय सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये प्रेशर का हो गया यूनिट, इसी को बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। इसको आप क्लोज करो। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखते हैं। ये जो टॉपिक है ये जेईई के रेस्पेक्ट में और नीट के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के तो नहीं आता है, लेकिन हाँ कि ये कॉन्सेप्ट लग सकता है आगे। क्यों, क्योंकि अभी अपन यूनिट कन्वर्जन के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो उसमें ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट क्या होता है, सबसे पहले बता देता हूँ कि ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ये कौन बनाया है, एक इंटरनेशनल संस्था है जिसका नाम है CGPM, ठीक है। ये CGPM ये सारी यूनिट्स बनाई हैं, और कौन कौन सा कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो बता देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ ठीक है। CGS क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। ये कहाँ यूज़ होता है, ये अपने इंडिया में ही यूज़ होता है, कुछ कुछ चीज़ों के लिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने इंडिया में ही यूज़ होता है,
ठीक है, कहाँ यूज़ होता है? इंडिया, और बहुत सारी जगह पे भी यूज़ होता है ये। ठीक, फुट पाउंड सेकेंड, ये कहाँ यूज़ होता है? इसको ब्रिटिश लोग यूज़ करते हैं, गोरे लोगों का है ये, फुट पाउंड सेकेंड। मतलब वो लोग लेंथ को फुट में नापते हैं और मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में। फुट पाउंड सेकेंड कौन यूज़ करते हैं? ब्रिटिश। ब्रैकेट में अंग्रेज लिख दो। ठीक है, अब MKS, इसको भी इंडिया में यूज़ किया जाता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। देखो, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है, इसको मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये इंडिया में ही यूज़ होता है। ठीक है, ये इंडिया में ही वाइड वैरायटी में यूज़ होता है ये मीटर MKS सिस्टम। अब बात करते हैं SI यूनिट। ये कुछ अलग नहीं है SI यूनिट, ये जो SI यूनिट्स है ये एक प्रकार से MKS यूनिट ही है, लेकिन MKS यूनिट का ये अपडेटेड वर्जन है। जैसे तुम्हारे एंड्रॉइड्स में अपडेट आते रहते हैं ना, वैसे MKS का एकदम अपडेटेड वर्जन है ये SI यूनिट्स। मतलब क्या, मीटर, केजी और सेकेंड तो होंगे ही इस SI यूनिट में, लेकिन और भी चीज़ें हैं। और भी चीज़ें बोले तो ये चीज़ें, जैसे मीटर, केजी, सेकेंड, मोल, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं वो SI यूनिट के अंदर आते हैं। SI यूनिट, ठीक है। अभी क्वेश्चन दूंगा ना इसका तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, SI यूनिट में क्या आते हैं? ये सारे, ये जो फंडामेंटल यूनिट के सारे हैं ना, ये 3 तो आते ही हैं MKS के, लेकिन ये उससे छोड़ के 4 और आते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और करंट, ये भी आ जाते हैं, फंडामेंटल यूनिट भी आ जाते हैं। ठीक है, तो होप ये समझ गए होगे। और जब CGPM ये बना रही थी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तब उन्होंने कुछ चीज़ें बोली थी। क्या चीज़ें बोली थी? यूनिट्स कैसा होना चाहिए, उस बारे में, कैसा होना चाहिए यूनिट। यूनिट must be accepted यार, accepted widely यूनिट मस्ट बी एक्सेप्टेड वाइडली। और दूसरा पॉइंट क्या बोला था? वाइडली एक्सेप्ट होना चाहिए, और यूनिट मस्ट बी यूजर फ्रेंडली एंड नॉट बल्कि। यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए और बल्कि नहीं हो जाना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें बताई थी सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाते समय इन लोगों ने। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, और इनके क्वेश्चंस लगाते हैं यूनिट कन्वर्शन वगैरह के। तो अब देखते हैं यार इन सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विच सिस्टम इज नॉट बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ लेंथ, मास, टाइम अलोन। देखो, लेंथ मतलब फुट, पाउंड, मास, सेकेंड, टाइम। ठीक है, SI ही है इसका आंसर, क्योंकि SI में अलोन नहीं होता। लेंथ, मास, टाइम तो होता है, लेकिन 4 और रहते हैं, इस कारण ये इसका आंसर SI है। ठीक है, क्योंकि CGS में होता है ये लेंथ सेंटीमीटर, ग्राम, मास, सेकेंड, टाइम, ये मीटर मतलब लेंथ, मास, और ये टाइम। ठीक है, तो इसका आंसर है SI। अब देखते हैं ये कन्वर्ट 5 न्यूटन इन CGS सिस्टम। अब इसको देखते हैं, ये यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, इसको प्रैक्टिस कर लेना। 5 न्यूटन का मतलब क्या हो जाएगा? न्यूटन का जो वैल्यू होता है वो होता है केजी, न्यूटन केजी उस मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है न्यूटन का, ये न्यूटन। तो यहाँ लिखेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इन सब को जो है अपने को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो केजी को ग्राम में करना पड़ेगा और मीटर को सेंटीमीटर में, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम और मीटर 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इससे इसमें कन्वर्ट करना है। अब ये जो वैल्यूज़ है वो इसमें डाल दो सीधा सीधा, ठीक है। तो फोर्स आ जाएगा 5 × 1000 ग्राम इंटू 100 मीटर सेंटीमीटर बाय सेकेंड का स्क्वायर। सेकेंड देखो चेंज नहीं होगा ना, सेकेंड सब में। तो ये कितना हो जाएगा 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको डाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइन। 1 2 3 4 5 इसको डाइन भी बोला जाता है, इस वाले टर्म को, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब अगला देखते हैं। ये क्या बोलता है? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 90 मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट इन सीजीएस सिस्टम। इसको भी कन्वर्ट इन सीजीएस सिस्टम करना है। तो सीधा सीधा वेलोसिटी है 90, मीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो इंटू 100 सेंटीमीटर कर देना है यहाँ पे सीधा सीधा। तो 90 × 100 9000 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ये सीधा सीधा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 9000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किस चीज़ का यूनिट है? देखो, न्यूटन तो हो गया फोर्स का, तो ऊपर है फोर्स, और मीटर स्क्वायर जो है वो होता है एरिया का। तो मान लेते हैं यहाँ है एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया ये सिर्फ एक ही चीज़ का फॉर्मूला है, वो क्या है? वो होता है प्रेशर। तो जो चीज़ यहाँ पूछी हुई है वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है प्रेशर, ठीक है। अब सीधा बात करते हैं नीट 2019 के क्वेश्चन की। ये कई लोगों के दिमाग से ऊपर जाने वाला है, क्योंकि इसमें जो अभी मैं फार्मूला डालने वाला हूँ वो पता ही नहीं चलेगा आपको कहाँ के, क्योंकि आप लोग जो फार्मूला अभी मैं डालने वाला हूँ उसको पढ़ोगे अपने मिड 11th या 11th के एंडिंग पे, जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। थर्मल कंडक्टिविटी का सीधा एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। हाँ, थर्मल कंडक्टिविटी का एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला? K इज इक्वल्स टू K थर्मल कंडक्टिविटी, Q हीट एनर्जी, X बाय ये एरिया, फिर ये टेम्परेचर T2 माइनस T1 इंटू टाइम, ठीक है। तो देखो, हीट एनर्जी जो है वो जूल में होता है, मतलब हीट एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है वो जूल है। तो ये हो जाएगा जूल, जूल का जे लिखते हैं। एक्स जो है वो मीटर बाय एरिया का मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर का है केल्विन। तो के, ये के और ये के अलग है ना, ये केल्विन वाला के है। कैसे बनाऊँ? इसको राइट से लिख देता हूँ, ये वाले के को, केल्विन वाले के को। तो ये के हो जाएगा ऐसे के, ठीक है। और ये टाइम है सेकेंड। अब जूल पर सेकेंड जो है वो होता है वर्क। तो ये यहाँ लिखा जाएगा डब्ल्यू, ये वाला टर्म, जूल पर सेकेंड। तो अब क्या बचेगा? ये मीटर और यहाँ मीटर्स करते, ये मीटर से ये मीटर कट जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ नीचे मीटर और ये केल्विन। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन है? डब्ल्यू मीटर इनवर्स केल्विन, ये ए ऑप्शन है। तो ये आया था नीट 2019 के एग्ज़ाम में।
अब बात करते हैं इस लेक्चर के अगले पार्ट की, जो कि है एसआई प्रीफिक्स। ठीक है, एसआई प्रीफिक्स बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं चैप्टर्स में? क्या है, कोई चीज़ें बहुत बड़ी रहती हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये वाला डिजिट 1000000000, अगर इसको अपन कॉपी में लिखने जाए तो ये बहुत बड़ी डिजिट बन जाती है। अगर इसको इतना बड़ा डिजिट ना बोल के एक छोटा सा डिजिट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10⁻9 लिख दिए, और मान लो अपन डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो ये मीटर में मान लेते हैं। ठीक है, 10⁻9 मीटर है, तो इसको 10⁻9 मीटर ना बोल के सीधा सीधा गीगा मीटर बोल देंगे तो लोग समझ जाएंगे, इसीलिए एसआई प्रीफिक्स बनाया गया है। ठीक है, अब ये इतने सारे हैं, हम तो स्टूडेंट्स हैं, हमको इतना सारा याद करते बनेगा नहीं, तो एक्चुअली में इसको याद करने का मैंने एक ट्रिक बनाया है। वो ट्रिक कुछ ऐसा है कि पहले देख लेते हैं क्या चीज़ है। ठीक है, अगर एग्जामीटर लिखता हूँ मैं तो 10⁻18 मीटर है, मतलब बहुत ज़्यादा है 10⁻18 मतलब। ठीक है, पेटामीटर लिखता हूँ मतलब 10⁻15 मीटर, टेरामीटर लिखता हूँ तो 10⁻12 मीटर, गीगामीटर लिखता हूँ 10⁻9 मीटर, मेगामीटर लिखता हूँ 10⁻6 मीटर, किलोमीटर लिखता हूँ तो 10⁻3 मीटर मतलब 1000 मीटर्स, और हेक्टोमीटर लिखता हूँ 10⁻2 मीटर, और डेकामीटर लिखता हूँ मतलब 10 मीटर्स। अब जो नेगेटिव्स है, मतलब नेगेटिव मतलब 1/10 मतलब 10⁻1 हो जाएगा ये, तो ऐसे चल जाता है। सेंटीमीटर लिखता हूँ तो 1/100 मीटर, सबको पता है ना। जो चीज़ें सबको पता है वो ये वाली है और ये वाली है, बाकी सब किसी को नहीं पता रहता ये सारी चीज़ें, क्योंकि काम की सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। लेकिन अगर अपने को पूरा याद करना है तो उसके लिए है एक ट्रिक। क्या ट्रिक है? देखो, एक्सा का ई है इधर, ठीक है, पेटा का पी है, टेरा का टी, गीगा का जी। ठीक है, अब ऐसा हाईलाइट कर दो सामने सामने वाले टर्म्स को। ठीक है, अब देखो जुगाड़ कैसा है कुछ, इसके पास टेरा का तेरा गेम। अब इधर तो ये याद हो जाएगा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा। ठीक है, इधर कैसे करना है, यहाँ से यहाँ तक 3 3 3 3 माइनस करते जाना है। ठीक है, -3, उसके बाद यहाँ -3 जब करते जाएंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक -1 करना है, -1 करते जाए, 3 के बाद -2, मतलब -1 किया तो 2, 2 से -1 किया तो 1, उसके बाद यहाँ पे भी यहाँ तक -1 करना है। ठीक है, इसके पास तेरा गेम क्यों, हाँ तो बंद हो गया था थोड़ा सा वो रिकॉर्डिंग। ठीक है, इसके पास तेरा गेम की जगह यहाँ पे क्या करना है, गेम, तो जी ए का ये ME गेम, M का ये हो जाएगा मेगा, यहाँ M। ठीक है, क्यों की जगह ये, इसके EP पास टेरा गेम जी। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। गेम M, क्यों से किलो। ठीक है, हंसते देखा दिल्ली सेंटी का C.M, C से ये सेंटी, M से ये मिली, CM मतलब। ठीक है, CM को से कुछ नहीं है। ठीक है, हंसते, देखो क्या था, इसके पास तेरा गेम क्यों, गेम गीगा मेगा, गेम क्यों से किलो। ठीक है, हंसते देखा दिल्ली CM, C से सेंटी, M से मिली, CM को तो वैसी का वैसी रहेगा। ठीक है, अब माइक्रो नैनो पिको, मैं नैनो कार,
के पीछे, के से कुछ नहीं है, पीछे, पीछे से पी, पीछे, फिर से एफ, फिर आऊँगा, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली इसको याद करना है। कैसे करना है, यहाँ से 3 माइनस करते जाना है यहाँ तक, ठीक है। 10⁻18 के बाद 10⁻15, फिर 10⁻12 ऐसा करके, और ये जुगाड़ लगाते जाना है इधर। इसके पास तेरा गेम क्यों हंसते देखा दिल्ली, सी सेंटी, एम से मिली, सी एम को से कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं नैनो के से कुछ भी नहीं है, पीछे फिर आऊँगा, ऐसे ऐसा है। ये कुछ जुगाड़ है इसका, ठीक है। देखो, और इतना याद नहीं करना है। तो फिर ये जो है MCU, ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं है, ये है मोस्टली, कॉमनली, जनरली, मतलब जो एकदम बेसिक चीज़ें हैं जो हमेशा मोस्टली यूज़ होती है, ठीक है। ये है मोस्टली कॉमनली यूज्ड MCU। 1 माइक्रोमीटर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। माइक्रो मतलब 10⁻6 मीटर, नैनो मतलब 10⁻9 मीटर, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर। ये वाली चीज़ हमेशा याद रखना, ये वाली चीज़ आगे जाके बहुत काम आएगी। एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर इज 10⁻12 मीटर, और 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10⁻15 मीटर, ठीक है। होप ये याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यार बात करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स की, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट्स में पहले डिस्टेंस की यूनिट्स देखते हैं, फिर मास के देखेंगे, फिर टाइम के देखेंगे। देखो, सबसे पहले डिस्टेंस का, ये क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, ये बेसिकली जो है ना, अगर ये सन है और ये उसका सेंटर है, और ये अर्थ है जो कि सन से छोटा होता है, तो इनके बीच के सेंटर से, इनके सेंटर से बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, 1.5 × 10⁻11 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन टू द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है, 1.5 × 10⁻11 मीटर। अब देखते हैं 1 लाइट ईयर की। जी हाँ, लाइट ईयर लिखा है, लेकिन इसको लिख देते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अब देखते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है, ईयर लिखा है लेकिन ये डिस्टेंस का यूनिट है। कैसे, लाइट ईयर, इसका नाम लाइट ईयर क्यों पड़ा, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। लाइट को जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम, जो लाइट है, अगर वो 1 साल में वैक्यूम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितना डिस्टेंस होगा, 1 लाइट ईयर। मतलब कितना डिस्टेंस, 9.46 × 10⁻15 मीटर। किसमें, वैक्यूम में। वैक्यूम में अगर लाइट 1 साल में कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो डिस्टेंस कितना होगा, 1 लाइट ईयर, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, 1 साल में, ठीक है। अब देखते हैं पारसेक की। पारसेक क्या है, पैरेलैक्टिक सेकेंड, पैरेलैक्टिक सेकेंड। ये क्या होता है, ये बेसिकली कुछ नहीं, एक टर्म बना दिए हैं पारसेक बोल के, पैरेलैक्टिक सेकेंड बोल के। इसमें होता क्या है, पारसेक बेसिकली वो चीज़ रहती है कि ये जो है ना सबसे बड़ा यूनिट है डिस्टेंस का, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा यूनिट, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं, मतलब इससे बड़ा कोई यूनिट नहीं बना डिस्टेंस का। तो 1 पारसेक इज इक्वल्स टू 3.1 × 10⁻16 मीटर और इज इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर। इतना लाइट ईयर होता है, मतलब बहुत बड़ा है ये, बहुत ज़्यादा ही बड़ा डिस्टेंस है ये, ठीक है। देखो, ये हो गया पूरा डिस्टेंस का। अब देखते हैं मास का। मास में पहले आता है सबसे पहले चंद्रशेखर लिमिट। जी हाँ, चंद्रशेखर, ये अपने इंडियन साइंटिस्ट थे, चंद्रशेखर
लिमिट, ठीक है। 1 चंद्रशेखर लिमिट इज इक्वल्स टू 1.4 इंटू मास ऑफ सन। मास ऑफ सन के भी 1.4 टाइम्स था, मतलब इतना बड़ा, ये लार्जेस्ट यूनिट है मास का, ठीक है। 1 चंद्रशेखर लिमिट इज इक्वल्स टू 1.4 इंटू मास ऑफ सन और 1.4 इंटू 10⁻30 kg, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट यूनिट देखते हैं मास का, वो होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसको या तो आप पढ़ चुके होंगे या फिर अभी पढ़ने वाले होंगे। इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब देखते हैं टाइम का। टाइम का होता है लूनर मंथ। लूनर मंथ क्या होता है, अगर मान लो ये अर्थ है और इसका चक्कर काट रहा है मून, ठीक है, तो इसका एक चक्कर मार के मून को जितना ये टाइम लगेगा ना एक चक्कर मारने में, उसको बोलते हैं लूनर मंथ, ठीक है। ये सबसे बड़ा यूनिट है टाइम का। इसमें कितना होता है, 27 दिन होता है। 1 लूनर मंथ इज इक्वल्स टू 27 डेज। तो ये हो गया प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो अब देखते हैं यार कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, अभी जो अपन किए हैं उसके बेसिस पे। पहले देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी चीज़ इनमें से फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। पहला है किलोग्राम, दूसरा इम्पल्स, तीसरा एनर्जी, चौथा डेंसिटी। ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ है, बस केजी जो है वो यूनिट है, तो इसका आंसर है केजी है। अब देखते हैं दूसरा, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ। तो देखो आम आदमी होगा जो ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो लाइट के साथ ईयर देख के वो सीधा सीधा डाल देगा टाइम को, लेकिन जो इस ये चैप्टर पढ़ा होगा उसको पता है लाइट ईयर वो लाइट के द्वारा एक साल में चला हुआ डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस है इसका करेक्ट आंसर। पैरालैक्टिक सेकेंड इज यूनिट ऑफ टाइम, एंगल, डिस्टेंस, लेंथ। देखो पैरालैक्टिक सेकेंड सुन के सीधा सीधा कोई भी इसमें मारेगा टाइम पे, लेकिन ये होता है डिस्टेंस पर सेक, ठीक है। अब देखते हैं ये द रेशियो ऑफ 1 माइक्रोन टू 1 नैनोमीटर। तो अभी अपन थोड़ी देर पहले जो ट्रिक देखे थे वो ट्रिक से याद रखो, ठीक है। क्या था, इसके पास तेरा गेम, क्यों, तो गेम, तो माइक्रोन का आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा यार ट्रिक सीखते हुए, लेकिन ना एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना आ जाएगा। 10⁻⁻6, इसके पास तेरा गेम, क्यों, तो देखा डेलिशियम को मैं नैनो के पीछे फिर आऊँ, हाँ नैनोमीटर, नैनोमीटर का हो जाएगा, नैनोमीटर का हो जाएगा 10⁻⁻9। मैंने भी उसी ट्रिक से याद किया है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लगता है याद रखने में, ठीक है। इन दोनों का रेशियो तो 10⁻6 -6 सॉरी और बाय 10⁻�9, तो हो जाएगा 1/10⁻³ और 10⁻3। इनमें से एक एम्स में आ चुका है ये पारसेक वाला, ठीक है। एम्स 2005 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 10⁻3 ये ए है इसका आंसर। तो ठीक है यार, मिलते हैं अपन अब अगले लेक्चर में।